थॉमस अल्वा एडिशन, बिल गेट्स, हेनरी फोर्ड, धीरू भाई अंबानी, MS धोनी या विराट कोहली, इन सारे लोगों का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में इन लोगों का नाम फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि ये भी हमारे जैसे एक ऑर्डिनरी इंसान थे, बट इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किया। जितने भी आसपास के हमारे लोग हैं, जिनको भी आप जानते हो, वो ज़्यादातर लोग लाइफ के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, बट बन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें स्टेप्स नहीं पता, उन्हें तरीके नहीं पता है कि एक ऑर्डिनरी इंसान और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्या एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं करता है जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान करता है और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। तो एक बहुत ही अच्छी बुक है जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इस बुक के अंदर राइटर ने, जो नेपोलियन हिल है, इन्होंने 13 स्टेप्स दिए। 500 से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया, उनकी इंटरव्यूज़ ली, बहुत सारे थीसिस पढ़े और सब कुछ के बाद इन्होंने ये बुक लिखा थिंक एंड ग्रो रिच, जिसमें इन्होंने टोटल 13 स्टेप्स दिए। इस वीडियो के अंदर और आगे जो इस वीडियो के अंदर जो प्लेलिस्ट आएंगे, इन प्लेलिस्ट के अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप, यानी कि 13 स्टेप्स हैं तो 13 चैप्टर्स इस बुक के अंदर हैं और उनको 1 बाय 1 हर एक चैप्टर को हम लोग इस बुक के अंदर समझेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्धांत और मैं आपको वेलकम करता हूं मेरे इस चैनल के एक न्यू वीडियो में, जिस वीडियो के अंदर मैं आपको थिंक एंड ग्रो रिच बुक है, उसमें जो 13 स्टेप्स बताए गए हैं नेपोलियन हिल के थ्रू, उस बुक का फर्स्ट स्टेप, जो सक्सेस का जो फर्स्ट स्टेप है, उसको मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। इस फर्स्ट स्टेप का नाम है, जो कि इस बुक का भी फर्स्ट चैप्टर है, इसका नाम है डिजायर। नेपोलियन हिल ये बताया है कि डिज़ायर जो होता है वो सारे चीज़ों का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, सारे अचीवमेंट्स का वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इस चैप्टर में राइटर ने ये बताया है कि विदाउट बर्निंग डिज़ायर हम लोग के अंदर जो सेल्फ मोटिवेशन होता है, इंसान के अंदर जो सेल्फ मोटिवेशन जागता है कुछ देर के लिए, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाता। और अगर हमें कोई भी डिज़ायर फुलफिल करनी है तो उसके लिए हम लोग एक्शंस नहीं ले पाते हैं विदाउट बर्निंग डिज़ायर। सिर्फ डिज़ायर होने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर से हमारा काम नहीं चलेगा। वी ऑल्सो नीड अ क्लियर स्पेसिफिक पर्पस, और उसके साथ साथ एक वेल डिफाइंड प्लान ऑफ एक्शन हमारे पास होना चाहिए टू अचीव आवर्स डिज़ायर्स। तो इस चीज़ को मैं और अच्छे से अगर एक्सप्लेन करूं तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं मेरे पर्सनल फेवरेट क्रिकेटर MS धोनी का। MS धोनी की अगर मैं बात करूं तो एक टाइम पर उन्हें जब ये क्लियर हो गया कि उन्हें क्रिकेट ही खेलना है, ठीक, उनके अंदर वो बर्निंग डिज़ायर आ गई, देन ही टुक द बिगेस्ट रिस्क ऑफ हिज लाइफ, और वो था कि उन्होंने अपने गवर्नमेंट जॉब, जो टिकट कलेक्टर का उनका खड़गपुर स्टेशन पे जॉब था, उसने छोड़ दिया उस जॉब को, डिस्पाइट हैविंग अ लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड। घर में कई सारी प्रॉब्लम्स थी, कई सारी फाइनेंशियल इश्यूज थी, बट उन्होंने अपना सबसे बड़ा रिस्क लिया, उन्होंने अपने पीछे सारे ब्रिजेस बर्न कर दिए। ये एक लाइन बुक के भी अंदर लिखा गया है कि यू हैव टू बर्न ऑल द ब्रिजेस फॉर योरसेल्फ, यानी कि उन्होंने अपने लिए सारे ऑप्शंस बंद कर दिए, सिर्फ उन्होंने अपने लिए एक ऑप्शन छोड़ा, वो था क्रिकेट। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं कि आपके पास प्लान बी नहीं होना चाहिए अगर आप प्लान ए के लिए आपके पास बर्निंग डिज़ायर है। तो जब उन्होंने अपने लिए सारे ऑप्शंस बंद कर दिए, फिर उन्होंने अपना सब कुछ दाव लगा दिया, किस चीज़ के लिए? सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, जो उनका डिज़ायर था कि वो इंडिया के लिए क्रिकेट खेले। बहुत सारे फेलियर्स देखने के बावजूद भी उन्होंने अपने उस गोल को अचीव कर लिया और उस डिज़ायर के लिए अपने पूरे फ्यूचर को स्टेक पर लगा दिया। और आगे जो हुआ वो तो इंडिया में सबको पता है कि MS धोनी कितने बड़े क्रिकेटर के डेट में इस कंट्री में है। ऐसे ही राइटर ने भी इस बुक के अंदर एक एग्जांपल दिया बर्निंग डिजायर का, थॉमस अल्वा एडिशन का। आप सब लोग जानते होंगे थॉमस अल्वा एडिशन को, जिन्होंने लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया था। ठीक है, लाइट बल्ब का इन्वेंशन उनका लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेंशन माना जाता है। लोग उन्हें एज अ बहुत ही सक्सेसफुल इंसान मानते हैं, बट अगर मैं बोलूं तो उन्होंने कितनी बार फेलियर्स को देखा है। वो लाइफ में जितनी बार सक्सेसफुल नहीं हुए, उससे कई हजार गुना ज्यादा उन्होंने फेलियर्स को देखा है। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, लाइट बल्ब बनाने के लिए 10,000 से ज़्यादा बार वो फेल हुए। 10,000 से भी ज़्यादा फेल होने के बावजूद उनकी जो बर्निंग डिज़ायर थी, यानी कि उनकी जो डिज़ायर थी कि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी से जलता हुआ एक लैंप बनाना है, बहुत बार फेलियर्स को देखने के बावजूद भी उन्होंने वो बल्ब बनाया, एंड ही स्टूड बाय दैट ड्रीम एंड ही मेड इट फिजिकल रियलिटी। ठीक है, इससे हमें क्या समझ आता है कि प्रैक्टिकल ड्रीमर्स
डू नॉट क्विट। हेनरी फोर्ड का अगर मैं एग्जांपल लूँ, धीरू भाई अंबानी का एग्जांपल लूँ, तो ये लोग बहुत ज़्यादा गरीब अनएजुकेटेड बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, जहाँ पर इनके पास बहुत सारे बड़े रिसोर्सेज नहीं थे। बट अगर आप उनके लाइफ में आगे देखते हो तो वो अपने टाइम के उस कंट्री के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन में से एक। क्यों? क्योंकि उनके बर्निंग डिजायर ने उन्हें वो ड्रीम अचीव करने में हेल्प। इस बुक के अंदर भी कई सारे अल्ट्रा रिच लोगों के बारे में रिसर्च करके पता लगाया गया कैसे उन लोगों ने अपने रिचनेस के जो डिजायर्स थे उनको फाइनेंशियल टर्म्स में कैसे फुलफिल किया। तो यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने उसको 6 स्टेप्स में डिवाइड किया। ठीक है, स्टेप नंबर 1 तो आपके लिए राइटर ने बहुत आसान कर दिया कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को अचीव कर सकते हो। तो स्टेप 1 जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, स्टेप 1 कि आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी आप क्या डिजायर करते हो। पैसा चाहिए, कितना चाहिए? बहुत चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास एक एग्जैक्ट फिगर होना चाहिए कि आपको कितने पैसे कमाने। तो पहले आपका ये डिजायर पता होना चाहिए कि आपको कितने पैसे चाहिए जिससे आपके लाइफ के सारे नीड्स फुलफिल हो। स्टेप नंबर 2, ठीक है, स्टेप नंबर 2 में राइटर ये बोलते हैं कि उस पैसे को पाने के लिए, सपोज अगर आपने बोला कि मुझे साल का 10 करोड़ चाहिए इनकम, अब आप साल का 10 करोड़ कमाने के लिए बदले में क्या दे सकते हो? लाइक 14 आवर्स आप काम कर सकते हो, आप 16 आवर्स काम कर सकते हो। तो आप उसको पाने के लिए बदले में क्या करोगे, डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए क्या करोगे, वो आपको स्टेप 2 में आपको वहाँ पे नोट डाउन करना है। ठीक है, स्टेप 3 आपको और क्या नोट डाउन करना है कि एग्जैक्ट डेट के साथ कि कब तक आपको वो पैसे चाहिए, यानी कि जो भी आपका फाइनेंशियल गोल है वो आपको एग्जैक्ट डेट के साथ आपको वहाँ पे मेंशन करना चाहिए। यानी कि आपका जो टारगेट है, आपका जो डिज़ायर है वो टाइम बाउंडेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ मुझे 10 करोड़ चाहिए, अब वो मरने से एक दिन पहले अगर आप 80-90 साल के हो गए और तब 10 करोड़ महीने के आए तो फिर कोई मतलब नहीं होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कब तक चाहिए वो पैसे। आप स्टेप नंबर 4 जो है कि आपको एक डेफिनेट प्लान पता होना चाहिए कि कैसे स्टार्ट करना है चीज़ों को और किस प्लान के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो। हाँ, इनिशियल टाइम में हो सकता है कि आप सारी चीज़ों को ना देख पाओ आगे तक, लेकिन आपको उसी समय स्टार्ट कर देना चाहिए। कुछ बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लान्स तो कभी इम्प्लीमेंट में हुए ही नहीं क्योंकि लोगों ने सोचने में ही टाइम वेस्ट कर दिया कि यार ये चलेगा नहीं चलेगा। तो आपको ये नहीं करना है। इस बुक में ऑथर ने ये साफ बोला है, बिगिन एट वंस, उसी समय आप स्टार्ट करो। अगर आप रेडी हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं, आप जस्ट स्टार्ट करो और उस प्लान को आप एक्शन में डालो। धीरे 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 कर आप ज़रूर आगे बढ़ सकोगे। जैसे मैं अभी बैंगलोर में बैठा हूँ, अब मुझे मैसूर जाना है, रात का टाइम है, अगर मैं कार से निकलता हूँ मैसूर के लिए तो मेरे हेडलाइट में मुझे कार से डायरेक्ट मैसूर नहीं दिख रहा है। ठीक है, मुझे क्या दिख रहा है, नेक्स्ट 20-30 फीट का डिस्टेंस दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मैं वो हेडलाइट के लाइट से वो 20-30 फीट का डिस्टेंस कवर करूंगा तो मुझे नेक्स्ट 20-30 फीट का डिस्टेंस दिखना शुरू हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ज़रूरी नहीं कि आपको सीधे 10 करोड़ या 100 करोड़ एक ही बार दिखने लग जाए। हाँ, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे अपने काम के अंदर, वैसे वैसे करके आप चीज़ों को आगे बढ़ता देख सको। सो स्टेप 5 में आपको मैंने जो भी स्टेप 4 तक आपको बताया उसको स्टेप 5 के अंदर एक प्रॉपर फॉर्मेट में पेपर के अंदर लिखना है। जैसे कि द अमाउंट ऑफ मनी यू वांट, कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हो वो एग्जैक्ट फिगर होना चाहिए। आपका क्या प्लान रहेगा, प्लान ऑफ एक्शन, वो कंप्लीटली उसमें डिस्क्राइब होना चाहिए। आप बदले में क्या देना चाहते हो, क्या आप रिटर्न में देना चाहते हो, एज सच कि आप कितना एफर्ट्स डालने के और रेडी हो वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, और टाइम बाउंडेशन के साथ कि कितने टाइम तक आप उसको कंप्लीट करना चाहते हो। तो ये आपके साथ आपके पास एक पेपर में प्रॉपरली लिखा होना चाहिए। स्टेप 6 जो आता है कि आपने जो इस पेपर में लिखा है सारी चीज़ों को एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर, उसको आपको डेली दिन के 2 बार जोर जोर से पढ़ना है। ठीक है, मन में नहीं पढ़ना है, जोर जोर से पढ़ना है। और कब पढ़ना है? एक बार रात में सोने से पहले और एक बार सुबह उठने के बाद, जगने के बाद। जैसे मेडिसिन लेते हैं वैसे आपको अपने दिमाग के लिए भी ये मेडिसिन यूज़ करनी होगी। यानी कि अगर आप अपना माइंडसेट अच्छा करना चाहते हो, अपने गोल ओरिएंटेड माइंडसेट अगर आप करना चाहते हो, तो आपको भी इसे एज अ मेडिसिन दिन का 2 बार कंज्यूम करना होगा, जोर से पढ़नी होगी। इन स्टेप्स को आप ज़रूर फॉलो करिए। नेपोलियन हिल्स ने 20 इयर्स के रिसर्च के बाद इन स्टेप्स को बाहर निकाला है, तो आपको ये स्टेप्स ज़रूर फॉलो करने चाहिए। तो आपके मन में ये ज़रूर आ सकता है कि ये इम्पॉसिबल है, खुद को आप नहीं देख पाते हो कि आपने जो गोल्स अपने लिए सेट किया, जो आपने अपने लिए फाइनेंशियल गोल सेट किया है उस पैसों को कमाने का, वो आप अपने माइंडसेट में आप
थोड़ी सी कमी होने के बाद या फिर कुछ भी ऐसा कारण हो सकता है जिसकी वजह से आप खुद को इमेजिन नहीं कर पाते हो वहां। लेकिन अगर आप ट्रूली मनी को डिजायर करते हो, यानी कि सही में आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर है पैसों के लिए या फिर जो भी आपका गोल है, अगर आप उस एक्सटेंट तक वो चीजें डिजायर करते हो कि वो डिजायर नहीं वो ऑब्सेशन बन जाए, और उस ऑब्सेशन बनने के बाद आपको कोई डिफिकल्टी नहीं हुई, कोई मुश्किल नहीं हो कि आपको खुद को आप कन्विंस कर पाओगे बहुत आसानी से कि आप इसको बहुत आसानी से एक्वायर कर सकते हो, आप इसको बहुत आसानी से अपने सारे गोल्स को अचीव कर सकते हो। अगर आप ये बिलीव करना स्टार्ट कर जाओगे कि हाँ मैं इन सारी चीज़ों को अचीव कर सकता हूँ, आपके अंदर वो ऑब्सेशन खुद से आ जाएगी। और ये सारी ऑब्सेशन कब आएगी? जब आप जो स्टेप 6 मैंने बताया था कि उस स्टेटमेंट को बार बार हर दिन डेली आपको पढ़ना है, तभी वो जो अंदर का बर्निंग डिजायर है वो कंटिन्यू रहे। तो कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर में पूरा कंक्लूजन है वो सिर्फ एक है, दैट इज पावर ऑफ डिजायर। पावर ऑफ डिजायर, अब बर्निंग डिजायर होने के साथ साथ आपके पास प्लान ऑफ एक्शंस होने चाहिए, आपके पास फेथ होनी चाहिए खुद के भी अंदर। जनरली लोगों को खुद के अंदर फेथ नहीं होती है, तो बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, प्लान ऑफ एक्शन आपके पास बहुत एक अच्छा होना चाहिए, आपके पास फेथ होना चाहिए, और इन सारी चीज़ों के होने के बाद हम लोग इनक्रेडिबल चीज़ें अचीव कर सकते हैं। यानी कि जैसा वीडियो के इनिशियल में मैंने बताया था, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, वो इन सारी चीज़ों मैंने पॉइंट्स बताए। बर्निंग डिजायर, प्लान ऑफ एक्शन एंड फेथ इन आवरसेल्फ। इन ये 3 चीजें होंगी तो ऑटोमेटिकली आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की तरफ चल चुके होंगे। सो डिजायर एक स्टेप है आउट ऑफ दोस 13 स्टेप्स जो कि इस बुक थिंक एंड ग्रो रिच के अंदर बताया गया है। तो नेक्स्ट स्टेप इज फेथ। फर्स्ट स्टेप है वो है डिजायर, सो नेक्स्ट स्टेप है वो है फेथ। फेथ जो कि जब बर्निंग डिजायर के साथ मिल जाता है तो बहुत बड़े वंडर्स कर सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फेथ के बारे में बात करेंगे, जो कि चैप्टर 3 है हमारे इस बुक का। चैप्टर 1 इज इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 इज डिजायर एंड 3 इज फेथ। एंड द 13 स्टेप्स के अंदर सेकेंड स्टेप हमारा है फेथ। सो व्हाट डू यू डिजायर? आप क्या डिजायर करते हो आप अपने लाइफ के अंदर? वो आपका बर्निंग डिजायर क्या है, आपका बर्निंग पैशन क्या है, वो आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को, और अगर लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिया है वो वर्थ शेयरिंग है, तो आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स और या फिर जो भी इंसान जो हो सकता है इस वीडियो के नीड हो, जिसे अपने अंदर बर्निंग डिज़ायर चाहिए हो, तो उसे ये हेल्प करेगा ये वीडियो ज़रूर बर्निंग डिज़ायर पाने में। थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।